दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जिसमें कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वैदिक काल, जिसमें आपकी क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों हो चुकी थी और अभी तक हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी है अभी तक, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से क्लास फर्स्ट और सेकंड को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये क्लास थर्ड जो है समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखना कंपलसरी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जितनी भी आगे आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास थर्ड आज की क्लास है, क्लास थर्ड क्लास है ये। फर्स्ट और सेकेंड क्लास हो चुकी हैं और आज की क्लास में जो वैदिक काल है ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जो सेकेंड पार्ट बताया गया था उत्तर वैदिक काल, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूर्व वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके थे और पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने ऋग्वेद को समाप्त कर लिया था क्लास सेकेंड में। और आगे जो तीनों वेद हैं वो सभी वेद उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड बताया गया है दोस्तों 1000 BC से लेकर के 600 BC तक इसका टाइम पीरियड बताया गया है। तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत की गई थी। यहाँ पे उत्तर और जोड़ लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल जो है जो ऋग्वेद है ये पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, ये आता है। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद मिलते हैं, ये इनके अंतर्गत आते हैं, यानी ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इनकी रचना की गई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार कैसा था? तो वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था था, यानी समाज जो है 4 वर्णों में बांटा गया था, विभक्त था। तो वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं पढ़ चुके हैं। तो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को क्या बोला जाता था? द्विज कहा जाता था। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था। ये वर्ड याद रखिएगा, द्विज कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में कैसी व्यवस्था स्थापित हुई थी? तो गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन, यहाँ पे जैसे कबीला या जन एक ही बात होती है, तो जन यानी पहला एक जन, दूसरा जन और तीसरा जन, यानी कई सारे यानी बहुत सारे जन मिला करके क्या बनता था? क्या बनता है? जनपद मिलता है। यानी बहुत सारे जन मिलाकर जनपद कहलाता है। यानी जन एक 3 जन मिला करके यानी बहुत सारे जन मिलाया गया आपस में, तो जनपद बन गया। अब जनपद जब बन गया तो इसमें जनपद में एक राजन होता था और 13 लोगों की जो मंत्रिपरिषद होती थी उसको क्या बोलते थे? रत्नी कहलाते। ठीक है, यानी जनपद के अंदर एक राजन आता था और एक जो है रत्नी आती थी। रत्नी किसको बोलते हैं? यानी 13 लोगों की मंत्री परिषद जब मिलाई जाती थी, यानी मंत्री परिषद को क्या बोलते थे? रत्नी बोलते थे। ठीक है,
तो एक राजन और 13 लोगों की मंत्री परिषद जो रत्नी कहलाती थी, ये क्या करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे। तो याद रखिएगा, ये सभी मिलकर के क्या करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे। यानी जनपद यहाँ राजा क्या कहलाता था, गोप या राजन, है ना, इस तरह से बोलते थे। तो 13 लोगों की जो समिति थी, मंत्री परिषद थी, जो रत्नी कहलाती थी, यह राजा को सपोर्ट करती थी। तो आई होप ये चीज़ याद हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रथम पेशा बना। तो उत्तर वैदिक काल में याद रखिएगा, जो कृषि था ये जो है प्रथम पेशा बना। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्व वैदिक काल में प्रथम पेशा क्या था, प्राथमिक पेशा जो था पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो कृषि को प्रथम पेशा बना दिया गया। अब ये लोगों का, जो उत्तर वैदिक काल में जो लोग निवास करते थे, उनका प्रथम पेशा क्या बन गया, कृषि बन गया, पशुपालन की जगह। जो पशुपालन हमारा पूर्व वैदिक काल में हुआ करता था। अगला है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। जो कृषि वगैरह होती थी, तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे, अब ये क्या करने लगे, लोहे के बने उपकरणों का प्रयोग करने लगे कृषि के काम वगैरह में। नेक्स्ट है अतरंजी खेड़ा, एक क्षेत्र है अतरंजी खेड़ा। यहाँ पे पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के बर्तनों, उस समय जो बर्तन होते थे उनको क्या बोला जाता था, मृत भांड बोला जाता था। तो 4 प्रकार के बर्तनों यानी मृत भांडों से परिचित थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। जो उत्तर वैदिक काल में लोग थे, उनका जो एक प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो वस्त्र निर्माण उद्योग था। कपास का उपयोग नहीं मिलता है, यानी कपास का वर्णन यहाँ पे नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, इस काल में प्रमुख देवता, अब इस काल में प्रमुख देवता कौन कौन से थे, तो आइए देखते हैं। प्रजापति जो सृजन के देवता थे, रुद्र पशुओं के देवता थे ये, और विष्णु लोगों के पालक थे। तो यह जो है प्रमुख इनके देवता थे उत्तर वैदिक काल के लोगों के। नेक्स्ट है, आगे पॉइंट देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस काल में 2 महाकाव्य थे। तो कौन कौन से महाकाव्य, तो पहला महाकाव्य था महाभारत, जिसको जय संहिता भी कहा गया, और यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो याद रखिएगा, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरा क्या है, रामायण। तो दूसरा महाकाव्य कौन सा काव्य कहलाया, रामायण कहलाया। तो यह ध्यान रखिएगा कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर पूछा जाए कि दूसरा महाकाव्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे रामायण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वप्रथम सतपथ, ये ध्यान रखिएगा, था कर लीजिएगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में, चलिए इस पॉइंट को सही कर लीजिएगा, ता की जगह था कर लीजिएगा, कि सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप लोग बताएंगे सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो आप लोग बताएंगे सतपथ, ये था कर लीजिएगा, सतपथ ब्राह्मण में हुई। अगर पूछा जाए कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई, तो आप लोग बताएंगे सतपथ ब्राह्मण में हुई। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट, मोक्ष की चर्चा पूछा जाए कहाँ हुई, तो आप लोग बताएंगे उपनिषद में हुई। जो मोक्ष की चर्चा हुई, ये उपनिषद में हुई।
आगे नेक्स्ट हमारा ये वेद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, सामवेद पढ़ेंगे। अब सामवेद यानी सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है, गायन, यानी संगीत से इसको जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा साम का अर्थ है गायन। तो यही बताया गया है कि सामवेद में मंत्रों, कौन से मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र, सामवेद में मंत्रों यानी ऋग्वेद के जो मंत्र हैं का गायन कैसे किया जाएगा यह बताया गया है। तो याद रखिएगा सामवेद में जो मंत्र हैं, और मंत्र कौन से, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, इनका गायन कैसे किया जाएगा यह बताया गया है। इसलिए सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना गया है। तो याद रखिएगा संगीत किसके अंतर्गत आता है, सामवेद के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि संगीत के 7 स्वरों का पहला उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। जो संगीत के हमारे 7 स्वर हैं, इनका उल्लेख जो है सामवेद में ही मिलता है। तो संगीत के 7 स्वर कौन कौन से, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये सभी जो है 7 स्वर हैं संगीत के, इनका उल्लेख सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट है सूर्य की पूजा या सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन है, किसमें, सामवेद में। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है या उच्चारण करता है उसे क्या बोला गया है, उसे बोला जाता है उद्गाता बोला गया है। उसको क्या बोला गया, उद्गाता बोला जाता है, कहा जाता है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पूछ सकते हैं। तो पहला क्या है, तांडव, जिसका अर्थ होता है महाब्राह्मण, जिसको महाब्राह्मण बोला गया। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, जैमिनी है, तो याद रखिएगा। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ क्रिया का वेद। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, यज्ञ क्रिया का वेद। अगले पॉइंट में बताया गया है यज्ञों से संबंधित या यज्ञों के नियमों से संबंधित और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। तो ये चीज याद रखिएगा, जितने भी यज्ञों से संबंधित या यज्ञों के नियमों से संबंधित या धार्मिक जितने भी क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य यानी स्टैंजा, गद्य और पद्य यानी पोएट्री दोनों हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि ऐसा वेद कौन सा है जिसमें गद्य और पद्य का संकलन दोनों मिलता है, तो आप लोग बताएंगे यजुर्वेद। अगला पॉइंट है बाकी तीनों वेदों में पद्यांशों में लिखा है, यानी बाकी जो तीनों वेदों में पद्यांशों में लिखा है। अगला है वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या बोला गया है, तो उसे बोला गया है अधर्वी बोला गया है, अधर्व्यू कहा गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या बोला गया है, अधर्व्यू बोला गया है। अगला नेक्स्ट है यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला हिस्सा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद जो कि वास्तविक है। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का अर्थ क्या है, शतपथ ब्राह्मण इसको बोला गया है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोला गया, शतपथ ब्राह्मण बोला गया। जिसके लेखक कौन है, तो आप लोग बताएंगे महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं। कौन है, महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं। और ये शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वेद हमारा कौन सा है, अथर्ववेद। तो यहां देख लेते हैं कि अथर्ववेद में काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि काला जादू, वशीकरण और प्रेत आत्माओं का जो संकलन या निवारण जो है किस
वेद में पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे अथर्ववेद में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? ब्रह्मा कहलाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अथर्ववेद का अर्थ क्या है? ब्रह्मदेव। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्मदेव, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ वेद। अथर्ववेद का मतलब ब्रह्मदेव, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ वेद। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का अथर्ववेद, भारत का आयुर्वेद। यहां पे बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में कि भारत का आयुर्वेद चिकित्सा जो तंत्र है, जो सिस्टम है, अथर्ववेद से निकला है। ये बात याद रखिएगा। जो भारत का आयुर्वेद चिकित्सा तंत्र है, जो आयुर्वेद सिस्टम है, वो कहाँ से निकला है? तो आप लोग बताएंगे अथर्ववेद से निकला है। अथर्ववेद का ब्राह्मण की बात करें, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण कहलाता है। ये केवल एक ही है। अथर्ववेद का अर्णक कोई नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं, आइए देख लेते हैं। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं ये कितने भागों में बटे हुए हैं? तो अथर्ववेद के उपनिषद हैं 3 भागों में बांटा गया। पहला है मुंडोपनिषद, दूसरा है मांड्योपनिषद और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। पहला है मुंडोपनिषद, दूसरा है मांडव्योपनिषद और तीसरा है प्रश्नोपनिषद। मुंडोपनिषद यानी जिसमें सत्यमेव जयते जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते ये जो शब्द है किससे लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे मुंडोपनिषद से लिया गया है। दूसरा बताया गया है मांडव्योपनिषद, जो कि सबसे छोटा उपनिषद है। तीसरा है प्रश्नोपनिषद, जो कि तीसरा इसका अथर्ववेद का उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है वैदिक लिटरेचर, जिसका अर्थ होता है श्रुति साहित्य। अब श्रुति साहित्य का मतलब क्या है? कि वेद सुनना यानी वेदों का जब एक्सप्लेन किया गया, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जब वेदों का एक्सप्लेन किया गया तो पहला ग्रंथ मिला, जिसको क्या बोला गया? जिसको बोला गया ब्राह्मण साहित्य कहा गया। और जब ब्राह्मण साहित्य को एक्सप्लेन और ज़्यादा किया गया तो क्या मिला? तो ये कहलाए अर्णक साहित्य कहलाए। क्या कहलाए? अर्णक साहित्य कहलाए। अब जब अर्णक साहित्य को और एक्सप्लेन किया गया तो ये क्या कहलाए? उपनिषद कहलाए। और उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। और वेदांग कितने हैं? वेदांग जो है यानी उपनिषद कितने हैं टोटल? तो आप लोग बताएंगे टोटल जो है 108 उपनिषद हैं। तो यहाँ से बात को समझिए कि जब वेदों को एक्सप्लेन किया गया तो कौन सा, यानी पहला ब्राह्मण ग्रंथ मिला, यानी ब्राह्मण साहित्य कहा गया इसको। अब ब्राह्मण साहित्य को और ज़्यादा जब एक्सप्लेन किया गया तो क्या है? यह क्या कहलाए? अर्णक साहित्य कहलाए। और अर्णक साहित्य को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया तो जब और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया तो यह क्या कहलाए? उपनिषद कहलाए। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना। उपनिषद को वेदांग भी बोला गया है। और कुल 108 उपनिषद हैं। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल कितने उपनिषद हैं? तो आप लोग बताएंगे कुल 108 उपनिषद हैं। आइए उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। अगर उपनिषद को अलग अलग भागों में तोड़ा जाए, उप प्लस निषद, तो उप का मतलब होता है समीप, जो कि अभी बताया गया आप लोगों को। निषद का मतलब होता है बैठना, यानी टू सिट नियर। तो उपनिषद का मतलब होता है, आप लोगों को पता चल गया, समीप बैठना। और उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है? तो 108 उपनिषद की कुल संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 तो संख्या है, लेकिन जिनमें से केवल 12 को ही मान्यता प्राप्त है।
ये बात याद रखिएगा। मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। मांडुक्योपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेदांग। वेदांग यानी वेदों के कितने अंग हैं? तो 6 वेदांग हैं। यानी वेदों के अंग कितने हैं? 6 वेदांग बोले गए। यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। तो पहला वेदांग क्या है? शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठवां है ज्योतिष। आगे बढ़ते हैं। उपवेद। अब बात करते हैं उपवेद। तो कितने उपवेद हैं? तो आप लोग बताएंगे 4 होते हैं। उपवेद कितने हैं? 4 हैं। पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद, इसका उपवेद क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है, मतलब चिकित्सा संबंधी यह कहलाता है। यानी ऋग्वेद का उपवेद कौन क्या है? जो कि आयुर्वेद है। दूसरा सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है, जो कि संगीत कला से संबंधित है। तीसरा है यजुर्वेद, इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद, जो कि युद्ध कला से संबंधित है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद, जो शिल्प कला से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 18 है, जिसमें सबसे प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण या वायु पुराण है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे मत्स्य पुराण या वायु पुराण है। ये सबसे प्राचीनतम है, प्राचीन पुराण है। तो दोस्तों आज की क्लास से हम लोगों के जो है वैदिक काल समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। यानी भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें।